हेलो गाइस, आज हम लोग चैप्टर नया शुरू करने जा रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। फर्स्ट वन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर शुरू करने से पहले माइनर इसकी इंट्रो पहले हो जाए। इंट्रो मतलब क्या है, ये किस चीज़ के लिए बनती है, इसकी क्यों बनानी पड़ती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका बनाने का। सबसे पहले एक माइनर सी बात, हम नॉर्मल अपने अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं, जो नॉर्मल अपने बैंक अकाउंट में खुलवाते हैं वो कौन से बैंक अकाउंट होते हैं? सेविंग बैंक अकाउंट। जो भी हम नॉर्मल अपने बैंक घर में जो हाउस होल्ड वर्क में कोई भी लेडीज या जेंट्स नॉर्मल कोई भी अकाउंट को खुलवाते हैं ना बैंक में, वो कौन सा अकाउंट होता है? सेविंग बैंक अकाउंट। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि हमारे वैसे ये बीएसटी का पार्ट है, ये आपने बीएसटी में भी करना है। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले जो आप खुलवाने जाते हैं नॉर्मल जो होते हैं वो होते हैं सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट जो नॉर्मल अपनी डेली पर्सनल लाइफ में ओपन करते हैं बैंक में। इसमें क्या होता है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। सेकंड बात, इसमें विड्रॉल की रिस्ट्रिक्शंस है। आप ये नहीं कि जब मर्जी एक दिन में 2-3 बार विड्रॉल्स करने जाए, कभी भी नहीं। इसमें हफ्ते की रिस्ट्रिक्शन भी है, यानी कि आप पैसा डिपॉजिट करें जब मर्जी, जितनी बार मर्जी, कोई टेंशन नहीं है, पर विड्रॉल्स की इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। सेकंड बात, इसमें इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। नियर अबाउट आज के डेट करें तो नियर अबाउट शायद ही 2-2.5-3% 2-2.5-3% इतना जो हमें सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिलता है। ये जो सिर्फ इसीलिए के लिए कि जो पब्लिक में सिर्फ सेविंग की हैबिट को बनाने के लिए होता है, इसमें और कुछ नहीं है। सेविंग्स के पर इसका हमारे के साथ कोई लिंक नहीं है। बिजनेस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स को हमने क्या करना है, बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट की बात करनी है। अगर कोई बिजनेसमैन अकाउंट खोलता है, अगर कोई बिजनेसमैन अपनी फर्म के नाम पे अकाउंट खोलता है, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। इसमें और इसमें डिफर क्या है? इसमें हम विड्रॉल्स की रिस्ट्रिक्शंस हैं, डिपॉजिट जितना मर्जी करो, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, चाहे 2-2.5-3% मिले। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, इवन चार्जेस लगते हैं। इसमें जितना मर्जी विड्रॉल करो, जितनी मर्जी एक दिन में चाहे 20-20, 30 ट्रांजेक्शन विड्रॉल्स और डिपॉजिट की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये करंट पीरियड के लिए है, ऑन द स्पॉट ओपन है। ये हमेशा एक बिजनेसमैन खुलवाता है, ना कि एक पर्सनल मैटर और डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं होता। इसमें कोई ब्याज, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हमारा जो मेन है, हमारा जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसी के बेस्ड है। फिर भी अगर टाइप्स ऑफ अकाउंट मैंने लिखी है, इसको पूरा कर देते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट एक हमारा होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, या इसको टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। और लास्ट वन होता है रेकरिंग डिपॉजिट, जो हमारे घरों में आरडी के नाम पे मशहूर होता है कि मैंने बैंक में आरडी कराई है। ये किस नाम पे मशहूर है हमारे घरों में? एफडी, कि मैंने एफडी करवाई है। एफडी किसके लिए होती है? कि मेरे पास लमसम पैसा आज मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे पास 2-2.5 लाख रुपए पड़े, मैंने इसलिए 2 लाख का घर में पड़े, कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों मैं इसमें बैंक में डाल दूं? बैंक में डालने से कम मुझे 5-6% ब्याज तो मिलेगा ना। यानी कि जो एफडी अकाउंट है उसमें पैसा लमसम अमाउंट ही हम बैंक में डाल देते हैं और उसका हमें साल बाद इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इसको कहते हैं एफडी। इसके लिए टर्म डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुल जाता है। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के मंथली, कि आपके पास इकट्ठा लाख रुपया नहीं है, इकट्ठे पैसे नहीं है, आप क्या करते हैं, हर महीने के 1000 रुपया जमा कराना शुरू कर देते हैं। आजकल जो पोस्ट ऑफिस में खुलते हैं वो होता है आरडी। रेकरिंग, रिपीटिंग, बार बार
इसमें डिपॉजिट करानी पड़ती है। पर एक बार जो पैसा डिपॉजिट हो गया, मान लो कि आपने एफडी 5 साल की ली है, वो 5 साल पहले आपसे विड्रॉल नहीं कर सकते। हर महीने पैसा जमा होएगा उसी डेट को। अगर नहीं कराओगे उसी डेट को तो फाइन भी पड़ेगा। अगर उसी डेट को नहीं कराओगे फाइन भी पड़ेगा। अगर हर 5 तारीख को पैसा जमा होना ना, यहाँ पे हर 5 तारीख में बैंक में वो वाला, बैंक में भी आरडी होती है और इसमें पोस्ट ऑफिस में भी होती है। इसमें आरडी करवाने से फाइन पड़ता है, पर ये जितनी टर्म पीरियड है ना उसके बाद ही इसकी पैसा विड्रॉल होती है, उससे पहले नहीं। यानी कि ये आरडी एक फिक्स के, पर उसमें लमसम अमाउंट जाती है, उसमें मंथली जानी है। ठीक है, ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट। आगे टाइप्स ऑफ अकाउंट के हमारा जो मेन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक ध्यान से एक बात सुनो। मान लो कि आज मुझे स्टूडेंट्स की फीस भेजी है, स्टूडेंट्स ने। मान लो कि फीस मेरी 5 बच्चों की फीस आई है, राम, श्याम, तरुण, वरुण। मान लो कि सबकी 1000 फीस है। ठीक है, ये इट्स 12th of अगस्त। ध्यान से देखना, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, हमें एक वो बैंक वाले एक बुक बनवा के देते हैं, मुझे कॉपी देते हैं। उसको कॉपी को क्या बोलते हैं? पासबुक। पासबुक। और यहाँ पर अपनी पासबुक की बात हो रही, रेकरिंग नहीं, और किस अकाउंट की बात हो रही है? करंट अकाउंट की। यानी कि करंट अकाउंट में मान लो कि पासबुक तो मिलती नहीं है, करंट अकाउंट में कभी पासबुक इशू नहीं होती। करंट अकाउंट में हमेशा बैंक की स्टेटमेंट मिलती है, और बैंक की स्टेटमेंट का जब भी हमें जरूरत पड़े तब निकलवानी पड़ती है। जब हमारा अकाउंटेंट हमें कहे कि आप अकाउंट में आ रहा हूं और मुझे बैंक स्टेटमेंट लेके रख लेना, तब हमें बैंक स्टेटमेंट निकलवानी पड़ती है। मान लो कि वो बैंक स्टेटमेंट एक तरह की बैंक की स्टेटमेंट है ना, बैंक ने पासबुक अगर सोच करो, पासबुक आपको मिलती है। पासबुक में क्या होता है? अगर आप पासबुक में प्रिंट आउट करवाने जाते हो तो जो उन्होंने कंप्यूटर पर स्क्रीन में वही आपके आगे आता है ना, तो बैंक स्टेटमेंट वही है, ये आपके बड़े पेजों पे वो पूरा डिटेल में लिखा आता है। ठीक है, यानी कि वही बैंक स्टेटमेंट हमारी पासबुक की है। देखो इधर, वो जो बैंक स्टेटमेंट हमें मिलती है वो किसके पास होती है? वो कौन तैयार करता है? ये पासबुक कौन तैयार करता है? बैंक। पर बिजनेसमैन के पास क्या होती है? बिजनेसमैन के पास क्या होती है? ये कौन मेंटेन करता है? वहां मैं बिजनेसमैन ही लिखो, बिजनेसमैन मेंटेन कर रहा है। ठीक है, बिजनेसमैन खुद कैश बुक मेंटेन करता है। अब ये देखो, मान लो कि आज मुझे 5 बच्चों की फीस आई है, सबने मुझे बाय बैंक से मुझे के थ्रू चेक दिए, 5 चेक आए मुझे 1000 रुपए। ठीक है, 1000 के सपोज करो मुझे 5 चेक आए हैं, वो 1000 के 5 चेक कब बाय, उस पर क्या तरीके लिखी होगी? 12th of अगस्त के 12th of अगस्त को मुझे 1000 के 5 चेक आए। मान लो अगर आज शुक्रवार है, फ्राइडे है, सैटरडे की मान लो कि छुट्टी हो गई, मुझे भूल गया, संडे आ गया, संडे भी निकल गया, और मैं मंडे को वो वाले चेक वहां पर ड्रॉप बॉक्स में डाल आया। पता है ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं क्योंकि जब आप मुझे चेक देते हो ना, चेक कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेक आर देयर? चेक कितनी टाइप से काटा जा सकता है? चेक तो एक ही टाइप का होता है। चेक कितनी टाइप से काटा जा सकता है पता है? कभी लाइफ में चेक नहीं काटा? देखो चेक, ये हमारा सपोज करो एक चेक है, यहां पर लिखे होता है पे, यहां पर साइन, अकाउंट नंबर, और यहां पर डेट होती है। ठीक है, और यहां पर बैंक का नाम, और यहां पर होता है उसका चेक का नंबर लिखा होता है। ठीक है, चेक का नंबर लिखा होता है। अब ये देखो, ये जो चेक है, चेक को काटने के कितने तरीके हैं? ये देखो, सबसे पहला, अगर आप खुद अपने अकाउंट में से
पैसे निकलवाने जाते हो, कभी अपने अकाउंट में से खुद पैसे निकलवाए आपने कभी? अब निकलवाने जाते हो तो क्या आप कर लिखती है, यहाँ पर लिखती हो पे माई सेल्फ, पे माई सेल्फ। अगर खुद पैसे निकलवाने जाओगे तो वहां पर लिखा जाता है पे माई सेल्फ, ठीक है। या अगर सपोज करो आप खुद नहीं जाते, किसी को भेजते हो, तो वहां पर लिखना पड़ता है सेल्फ, कि जिसके पास चेक है नीचे साइन होगा। हम लेने जा रहे हैं तो कैश में लेने जा रहे हैं ना, हाँ तो पहले चेक काटना पड़ेगा ना। चेक बुक निकालोगे अपनी, वहां पर सेल्फ लिखोगे, अमाउंट लिखोगे, वहां पर अपने जो रजिस्टर्ड साइन है वो करोगे, ठीक है। अगर आपने अपना लिखना तो यहाँ पर माई सेल्फ लिखना पड़ता है। अगर सपोज करो किसी को चेक दिया है, अपने लड़के को चेक दिया दुकान वाले को, ये ला या पैसे पकड़ ला बैंक से, वहां वो कहा यहाँ पर क्या लिखेगा, सेल्फ लिखेगा, और बैंकर उससे चेक के पिछली वाली साइड पे 2 साइन और उसका फोन नंबर भी वहां पर लिखवाएगा एज अप्रूवल की कौन लेके गया ये पैसे, ठीक है। ये जो सेल्फ चेक होता है ना, सेल्फ चेक को कहते हैं बेयरर चेक। बेयरर चेक का मतलब है कि जिसके पास चेक है उसी के पैसे हैं। मीन्स टू से मैंने सेल्फ चेक काटा, जेब में डाल दिया, जेब में स्लिप होकर नीचे गिर गया, जिसको मिल गया उसी के पैसे हैं। जिसको मिल गया ना उसी के ही पैसे हैं, उसी को मिल जाएंगे। बाद में अलग बात है, मुझे पता लगे मैं फ्रॉड का केस डालूंगा, अलग बात है। फिलहाल वो पैसे लेके निकल के जा सकता है सेल्फ चेक में। पर एक चेक होता है जो अगर कोई सपोज करो फीस देता है तो मैं सेल्फ चेक कभी नहीं लूंगा। सेल्फ चेक में क्या पर लिखा जाएगा, पे ब्रिलियंट स्टडी जोन, और साइड में 2 क्रॉसिंग्स करनी पड़ेंगी। और क्रॉसिंग में या तो 2 क्रॉसिंग का, तो कई बार क्रॉसिंग में अकाउंट पे भी लिखना पड़ता है। तो इससे क्या है कि मैं जब ड्रॉप बॉक्स में चेक डालूंगा ना, आपसे अकाउंट से कट के पैसे सीधा मेरे अकाउंट में जाएंगे, मुझे कैश हाथ में नहीं मिलेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा कि रिसीप्ट फॉर्म, वहां पर डिपॉजिट फॉर्म भरना पड़ेगा, और वहां पर ये वाला चेक उसका नंबर लिखना पड़ेगा, और वहां पर ड्रॉप बॉक्स में डाल देना पड़ेगा। अगर मान लो कि मैंने 12 तारीख को चेक आया, 14 तारीख को मैं बैंक में चला गया, ड्रॉप बॉक्स में डाला, मान लो कि उसने भी 2 दिन लेने हैं, दूसरे दिन यानी कि 12 2 14 2 16 अगस्त को मुझे मैसेज आ जाता है, या 16 अगस्त को बैंक वाले ने एंट्री डाल दी। अब ध्यान से अब देखो, अब थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं जो आपके अभी सिलेबस में इसमें यूज होना है। ध्यान से देखो कि आपने जब मुझे पैसे आए, मैंने तभी आपको रिसीप्ट काट के दे दी। राम को अलग रसीद दी, उसको अलग दी, उसको अलग दी, उसको अलग दी, रसीद दे दी, और शाम को मैंने अपनी अकाउंट बुक खोली और उसमें इसकी एंट्री डाल दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, बैंक टू राम टू श्याम टू तरुण डाल दी। यानी कि मैंने कैश बुक में उसी टाइम डेबिट कर लिया कि मुझे पैसे आ गए। मैंने 12 अगस्त को एंट्री डाल दी कि पैसे मुझे आ गए, लेकिन सपोज करो कि अकाउंटेंट 12 अगस्त को होता है और 13 को वो फोन कर देता है कि भैया आज मैं आ रहा हूं, प्लीज आप शनिवार को हाफ डे बैंक स्टेटमेंट लेके रखना। मैं आप सुबह जाता हूँ, बैंक स्टेटमेंट लेके जाता हूँ, पर मैंने चेक नहीं लेके गया। चेक मैंने 16 को अगले दिन मंडे करवाए हैं। अगर वो वाली जो बैंक स्टेटमेंट में निकलवा के आया, अगर उसमें जो अगर मैं सपोज करो चेक लग भी गए हैं, पर उसमें ये 5000 रुपये ऐड है नहीं है, वहां पर ऐड होगा या कि 16 तारीख में। यानी कि ये वाला जो 5000 रुपया इसमें मैंने कैश बुक में ऐड हो चुका है, यहाँ पर अभी ऐड ही नहीं है, इसकी प्रेजेंस ही नहीं है, क्योंकि वहां पर उसको नोटिफाई नहीं हुआ। नोटिफाई उनको होना जाके 16 अगस्त को। यानी कि इन दोनों में आके क्या हो गया, कैश बुक और बैंक पासबुक में आपस में क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। दूसरी बात, अगर सपोज करो बैंक वाले चार्जेस लगाते हैं, पता है बैंक वाले एटीएम के चार्जेस लगाते हैं। बैंक में हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, मिलता है, कोई चार्जेस भी कटते होंगे, चेकबुक के चार्जेस लगाते हैं। अगर सपोज करो चार्जेस लगाते हैं, चार्जेस उन्होंने वहां पर बैठे लगा दिए, मुझे तो तभी मालूम पड़ेगा ना जब मैं वहां पर बैंक स्टेटमेंट लेने जाऊंगा और वहां से उसमें लिखा होगा एटीएम के चार्जेस 35 रुपीज है।
पर मैंने कैश बुक में ऐड किए वो वाले चार्जेस, माइनस किए हैं नहीं किए, यानी कि उसके वजह से ये डिफरेंस बन गया। अब कैश बुक और पासबुक दोनों को मिलाने के लिए, मैच करने के लिए, रिकॉन्साइल करने के लिए, मिलाने के लिए, मैच करने के लिए, रिकॉन्साइल करने के लिए अकाउंटेंट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अकाउंटिंग को कन्वीनियंट करने के लिए, उसका बैलेंस डालने के लिए, अकाउंट्स बनाने के लिए एक स्पेशल स्टेटमेंट तैयार करता है, जिस स्टेटमेंट का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सिर्फ कैश बुक और पासबुक को दोनों को मैच करने के लिए, दोनों को बैलेंसेस को मैच करने के लिए एक स्पेशल स्टेटमेंट तैयार होती है, जिसका नाम क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इट्स क्लियर? इस चैप्टर में हमने करना क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इट्स ओके। अब हमें ये पता लग गया कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि बीआरएस क्या होती है और क्यों बनाई जाती है, इन ऑर्डर टू रिकंसाइल द बैलेंसेज ऑफ पासबुक एंड कैश बुक। अब इसको हमने करना कैसे है, सबसे पहले ये इसका फॉर्मेट है। हमेशा बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले इसकी डेट हमेशा चेक होनी चाहिए। ये दूसरी बात, हमें क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, इज बीआरएस इज part of double entry system, yes or no? No, it is not a double entry system part. What is the time period of making it? इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? On which date it is made? कोई टाइम पीरियड नहीं है, जब मर्जी अपने रिकॉन्सिलिएशन के लिए हम बना सकते हैं। जितना काम वेरी करता है कि आपका बिजनेस का काम कितना है, जितना ज्यादा काम होगा उतनी जल्दी बनती है, जितनी ज्यादा बैंक के साथ डीलिंग होगी ना उतनी ज्यादा जल्दी बनती है। हफ्ते में 2-2 बार भी बनती है कई बिजनेस में, और कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जहाँ साल में 1 बार बनती है। ठीक है, यानी कि ये वही करता है कि आपका क्वांटम ऑफ वर्क कितना है। सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से मैंने जो इसमें लिंक में ये स्पेशल पिक भेजी है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर करने हैं। सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करने के हमारे पास 2 रूल है। फर्स्ट वन, हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम कैश बुक और स्टार्टिंग फ्रॉम पासबुक बैलेंस, यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम कैश बुक के बैलेंस से भी शुरू कर सकते हैं और पासबुक के बैलेंस से भी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले फेवरेबल बैलेंस या डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। अगर हमें डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक में किसी कॉलम की बात नहीं करनी, ओनली फॉर 1 कॉलम। हम यही मान के चलेंगे कैश बुक का, अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैश बुक की जिक्र जहां भी हो रहा है ना, सिर्फ ओनली फॉर बैंक कॉलम, ना कैश कॉलम की बात हो रही है ना डिस्काउंट कॉलम की बात हो रही है। अगर गलती से वहां पर बैलेंस चल जाएगा तो हमने ये मान के चलना कि हमें एंट्री डालनी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बैंक के कॉलम को कैश बुक के बैंक के कॉलम को पासबुक से मैच कर रहे हैं। दूसरी बात, ये करने से पहले एक माइनर सी बात मैं बता रहा हूँ, कैश बुक और पासबुक में मेन दोनों को फंडा क्या होता है, ध्यान से देखो। ये कैश बुक है, ये सपोज करो ये एक राम है जो कि अपने बिजनेस में कैश बुक बना रहा है। दूसरी साइड में दूसरा उसका बैंक है एसबीआई, वो क्या मेंटेन कर रहा है, वो पासबुक मेंटेन कर रहा है। ध्यान से देखना, वो मेंटेन कर रहा है पासबुक। मान लो कि आपने पैसा डिपॉजिट कराया बैंक में, आपने पैसा डिपॉजिट कराया बैंक में, आपने क्या एंट्री डाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने एंट्री डाली एसबीआई अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कि मैंने एसबीआई अकाउंट में, बैंक अकाउंट में अपना कैश जमा करा दिया। ठीक है, आपने एसबीआई अकाउंट को क्या किया है, डेबिट, और कैश को क्या किया, क्रेडिट। पैसा किसके पास पहुंच गया,
पासबुक में। अगर ये भी अगर सपोज करो बैंक भी एक अलग से बिजनेस है ना, ये अपनी दुकान चला रहा है, वो अपनी दुकान चला रहा है, ये एक अपनी फर्म चला रहा है, वो अपनी फर्म चला रही है, वो भी अलग से बिजनेस कर रही है, फाइनेंशियल में फिर बिजनेस कर रही है, फाइनेंशियल बिजनेस कर रही है। ये क्या एंट्री डालेंगे, ये एंट्री डालेंगे कैश हमें आया कहां से, आया टू राम से, यानी कि यहां पर कैश अगर हमने क्रेडिट किया ना, साइमल्टेनियसली बैंक वाला उसको डेबिट करेगा। अगर हमने कैश को क्रेडिट किया ना, कैश बुक और वो कैश बुक में अगर हमने कैश को क्रेडिट किया, पासबुक में वही कैश है, डेबिट होगा। अगर कैश को क्रेडिट करते हैं, तो वो डेबिट होगा। अगर कैश को क्रेडिट करते हैं अपने बुक में, इसका मतलब है हमारी कैश बुक बढ़ रही है। कैश बुक को क्रेडिट अगर हम करते हैं ना, अगर कैश बुक में हम क्रेडिट करते हैं, सपोज कर वहां पर एंट्री लिखी होती है, अगर आपने अगर बैंक अकाउंट में खुलवाया और आपने अगर एसएमएस अलर्ट लीक किया हो, अगर सपोज करो यहां पर तो आपको कैश जा रहा है, ठीक है, बैंक के पास जा रहा है। अगर सपोज करो बैंक के, अगर ध्यान से देखो, अगर आप डेबिट करेंगे ना, अगर आप डेबिट करेंगे वहां पर क्रेडिट होगा। डेबिट करने से हमारा कैश बढ़ता है कैश बुक में, डेबिट करने से कैश बुक में कैश बढ़ता है, और क्रेडिट करने से पासबुक में कैश बढ़ता है, ठीक है। यानी कि कैश बुक में डेबिट करने से, कैश बुक में डेबिट करने से कैश बढ़ता है, और इसकी साइमल्टेनियसली पासबुक में क्रेडिट करने से कैश बढ़ता है, यानी कि बैंक का बैलेंस बढ़ता है, ठीक है। और कैश बुक में क्रेडिट करने से कैश हमारा डाउन जाता है, कैश बुक में कैश डाउन जाता है, और उसी के वहां पर डेबिट करने से कैश, सर पासबुक में अगर क्रेडिट करेंगे तो कैश बढ़ता है। हाँ, कभी भी अगर कोई भी, मैं बैंक अकाउंट अभी दिखा देता हूं, अपना अकाउंट, वहां पर स्पेशल लिखा होगा कि आपके अकाउंट इस नंबर में क्रेडिटेड हो गया, बैलेंस डेबिटेड, बैलेंस क्रेडिटेड। मैसेज नहीं कभी पढ़ा सर? हाँ, पढ़ा ना, उस दिन आया एक मैसेज की तो ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ क्रेडिट हो गया, ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ अकाउंट ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, क्रेडिट हो गया। क्रेडिट होने का मतलब है कि हमारा बैलेंस बढ़ गया है, और डेबिट होने का मतलब है कि हमारा बैलेंस पासबुक में कम हो गया, पर अपनी कैश के अकॉर्डिंग हमने उल्टा सोचना है। ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ 'ਚ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, हमारे बिजनेस में बढ़ा ना, हाँ। वहां पर सोना बढ़ा है, अच्छा। वो अपने रिलेटेड काम कर रहे हैं, पासबुक में बढ़ा हमारे। हाँ, ठीक है। अब ये देखो, यानी कि जो हम करेंगे ना, अगर हम डेबिट करेंगे तो वहां क्रेडिट होगा, अगर हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे तो वहां पर डेबिट होगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसी फंडे के अकॉर्डिंग हमने ये कि सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले करना है। ये भी जो मैंने शीट दे रखी है, इसमें कोई सम नहीं है, ये आपने यही करना है कि इसमें पहले परफॉर्मा क्या होता है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम एंड माइनस आइटम्स। इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पर प्लस आइटम एंड माइनस आइटम्स, प्लस आइटम से एंड माइनस आइटम, दो तरह के आइटम ही आनी है। हमारा सम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दो तरह से सोल्व हो सकती है। फर्स्ट वन, इफ द सम स्टार्ट फ्रॉम, प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम पास कैश बुक बैलेंस, एंड सेकंड इफ द प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम पासबुक कैश बुक बैलेंस। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक लिखा हो तो हमने बैलेंस किस में डालना है, ध्यान से देखो। अगर तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक लिखा हो तो हमने हमेशा बैलेंस यहाँ पर डालना है। अगर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक टिक लगानी है, वहां पर अगर आगे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे ना, वहां पर अमाउंट दी होगी, हमने अमाउंट डालनी है। पहला स्टार्टिंग है, अगर डेबिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया हो तो हमने प्लस वाली साइड में जाके अमाउंट लिख देनी है, ठीक है। अगर यहीं पर क्रेडिट बैलेंस लिखा हो, या एक लिखा होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट
यहाँ क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक यहाँ ये लिखा हो तो हमने सम की जो अमाउंट होगी वो उसको माइनस वाली साइड में डाल देना है, उसको माइनस वाली साइड में डाल देना है। इट्स क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये आपने अब बताना खुद, ध्यान से देखो। सबसे पहला है फर्स्ट वन क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। चेक इशू किया है, चेक इशू किया है लेकिन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। ध्यान से इधर देखो, सबसे पहले करने का बिल्कुल आसान तरीका करा रहा हूं, बिल्कुल आसान तरीका। मान लो कि एक हाथ में रख लो हमारा कैश बुक का बैलेंस है, ठीक है, एक हाथ में रख लो हमारे पासबुक का बैलेंस है, ठीक है। ये हमेशा आपस में रिकॉन्साइल होना चाहिए, ये रिकॉन्साइल है, ये आपस में हमेशा मैच होना चाहिए, रिकॉन्साइल होना चाहिए। मान लो फर्स्ट लाइन क्या कहती है, फर्स्ट लाइन ये कहती है स्टेटमेंट कि चेक मैंने इशू किया। चेक इशू करने का मतलब है कि चेक मैंने काट के किसी को दिया। मैंने अपनी फॉर्म का चेक काटने को क्यों दूंगा, यानी मैंने उसको पेमेंट करनी होगी, यानी कि मैंने पेमेंट करनी थी, मैंने उसको चेक फॉर्म का चेक काट के दिया। मान लो कि वो चेक 10,000 का था, मैंने 10,000 का चेक काट के दे दिया, मैंने कैश बुक में उसी टाइम एंट्री डाल दी, पर पासबुक में डली नहीं। हमने जो भी ट्रीटमेंट करनी है ना, हमने कैश बुक से शुरू करनी है, जब भी शुरू प्रॉब्लम कैश बुक से होगी, हमने सारी ट्रीटमेंट, सारा प्लस माइनस, सिर्फ एडजस्टमेंट कैश बुक में करनी है, ना कि पासबुक में। जो पासबुक करेगा ना उसको ही हमने चलना है। उसके सोचने से यह देखो, हमारे पास ये कैश बुक का बैलेंस, ये पासबुक का बैलेंस है, ध्यान इधर, ये हमारे पास है। अब सपोज करो मैंने क्या किया, चेक काटा और दे दिया, ये हमारा कैश बुक का बैलेंस डाउन हो गया, ठीक है। और हमने रिकॉन्साइल करना है, हमने जो करना है कैश बुक को करना है, पासबुक को नहीं हिलाना, क्योंकि बैलेंस किसका दिया हुआ है, कैश बुक को। क्या करेंगे, कैश बुक को बढ़ा देंगे। दोबारा ये देखो, हमें बैलेंस किसका दिया हुआ है, कैश बुक का। पासबुक का बैलेंस दिया, हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। हमने क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ो, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि चेक इशू किया पर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक मैंने काटा है, ये हमारे पास दोनों बैलेंस है, ये कैश बुक का, ये पासबुक का। ये मैंने चेक काटा है, चेक काट के कैश बुक डाउन जाएगी, बढ़ेगी, डाउन हो जाएगी। चेक बुक कैश का, हमारी कैश बुक कम हो जाएगी ना, अगर मैंने किसी को पैसा दे दिया है, कैश बुक कम होगी। अगर मैंने इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, कैश बुक में चेंज आएगा, क्योंकि हमें कैश बुक का ही एडजस्टमेंट है, हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट कैश बुक में ही करनी है। क्या करेंगे, ध्यान से देखो, किसको बढ़ाना पड़ेगा, कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा, इसको बैलेंस कर, यानी कि कैश बुक के यहाँ पर आइटम को प्लस करेंगे, यानी कि इस आइटम को हमने प्लस वाली साइड में डाल देना। इट्स क्लियर? यस सर। सिर्फ इसी का फंडा है, इसी को सामने रखो, कोई सोचने की बात नहीं है कि पासबुक ने जो किया वैसे हमने एडजस्ट करना है। वो वैसे भी करवाते हैं टीचर, पर वैसे सोचने से सीधा इसको रखो कि हमारा बैलेंस कम हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमने जाना है, बस कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। आगे देखो, अगर वैसे ही सोचोगे ना 99% गलत करके आओगे, मेरा नाम कौन है, मैंने गलत कराया, 99% गलत करके आओगे। ओके, आगे देखो, सेकंड, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। ध्यान से देखो क्या है, आपने चेक दिया, हाँ। यानी कि एक बिजनेसमैन को किसी ने चेक दिया, मेरे ड्रॉर में चेक पड़े हैं, ठीक है, मैं चेक आ गया, उस चेक को मैं बैंक में डिपॉजिट करके आता हूं। जो चेक आया मैं बैंक में डिपॉजिट करके जा रहा हूं। आज मैंने चेक दिया है, क्या आज मैंने जब चेक आया, सपोज करो किसी राम शाम से मुझे पैसे आए हैं, मैंने तो उसी टाइम एंट्री डाल दी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, यानी कि मैंने
कैश बुक के बैंक कॉलम में जाकर टू राम लिख दिया, सीधा उसके बैंक कॉलम में उसी टाइम एंट्री डालनी, उसी टाइम या उसी दिन एंट्री डाल ली। लेकिन चेक 2 दिन बाद बैंक में गया, ठीक है, चेक 2 दिन बाद गया, यानी कि यही लिखा कि चेक मुझे डिपॉजिट हुआ है और चेक मैंने बैंक में भेज दिया है, लेकिन पेमेंट अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं की है। पेमेंट अभी बैंक ने कलेक्ट नहीं की है, वो 2-3 दिन बाद करेगा, उसका बाद में नोटिस आएगा। फिलहाल बैंक स्टेटमेंट तो इसी तरीके की आ गई है, क्योंकि बीआरएस हमने हमेशा इसमें डेट सबसे पहले देखनी है। अब इसी को देखो, ये हमारे पास दोनों है, ये हमारी कैश बुक है, ये हमारा पासबुक है। अब ये है कैश बुक में, कैश बुक का बैलेंस। अब क्या हुआ है, मुझे चेक आया है, मेरी कैश बुक बढ़ गई है। पासबुक बुक को मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कौन सा बैलेंस है, पास कैश बुक का। क्या करूंगा, इसको बैलेंस करने के लिए इसको माइनस कर दूंगा, नीचे ले आऊंगा, ठीक है, इसको कैश बुक का नीचे ले आऊंगा, यानी कि इसी को मैंने माइनस वाले कॉलम में लिख देना। ये हमको आया था ना, हमने तो सिर्फ डिपॉजिट किया ना। हाँ, तो चेक आ गया, चेक आया तो मैं डिपॉजिट करके आया हूं ना। तो अगर सपोज कर तो मुझे फीस दी है, फीस दी है, वो कहने का मतलब जैसे आपके पास ऑलरेडी चेक है, हाँ, किसी ने दिया नहीं है, आपने खुद से बैंक नो 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 नो, मेरे पास चेक है तो किसी ना किसी कस्टमर के पड़ा हुआ है ना। मैं अपनी चेकबुक वाला नहीं कह रहा, अपनी चेकबुक के साथ काट के दूंगा तो वो चेक इशूड होगा। मैंने पेमेंट करनी तो वो चेक इशूड, किसी की पेमेंट मुझे आई, वो चेक डिपॉजिट है, मतलब किसी के थ्रू आया पहले, हमको फिर हमने दिया है। हाँ, किसी का चेक मुझे आया, कस्टमर का चेक या डाटा का चेक है, वो मैंने बैंक में लगाना है कि यानी उसका बैलेंस उसका बैलेंस जो है मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। फिर मैं फिर गलत लिख दिया था, कैश बुक प्लस कराया, पासबुक माइनस कराया, या फिर कितना करा दे मैम। ये वाला रूल है ना, वो अलग रूल है, इससे ना कर, इससे कर, बिल्कुल ओके, समझ आएगी। गलत नहीं होगा ना ये वाला? नहीं, देयर आर 2 अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर डूइंग बीआरएस। बीआरएस करने के 2 मेथड है, बीआरएस करने के 2 मेथड है, वो अल्टर मेथड है। ऐसे से हम कर ले चाहे वैसे कर ले, इससे बिल्कुल ओके मेथड आएगा। 99% यही करवाते हैं, 99% यही करवाते हैं। कर की यार गलत नहीं होगा, गारंटी है, ठीक है, पता लग रहा है। आगे नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक इन, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक इन पासबुक। अब ये देखो, मतलब पासबुक बढ़ गई है और क्रेडिट पासबुक बढ़ गई है, कैश बुक भी बढ़ा दो, है कुछ भी नहीं है, ठीक है, लग रहा पता। इंटरेस्ट है, हमने क्रेडिट, ये देखो ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, क्रेडिट, यानी कि उसने मुझे क्रेडिट किया, मेरे बैलेंस को बढ़ाया होगा। अगर यहां पर ही सपोज करो यहां पर बैंक चार्जेस आ जाएं, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, तो ये क्या है, पासबुक ने मेरे पासबुक को कम कर दिया है, मुझे कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा, यानी कि ये इस साइड आएगा बैलेंस। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट पेमेंट बाय द फर्म्स डेटर इनटू बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय आर कस्टमर आर डेटर इनटू बैंक। क्या हुआ कि मेरा एक कस्टमर है, उसने दिल्ली वाला कस्टमर है, उसने डायरेक्ट वहीं से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, यानी कि उसने पासबुक बढ़ गई है, पासबुक बढ़ गई और मुझे कैश बुक भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, और इसमें प्लस वाली साइड में लिख देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक सेम एज इट इज, कि जो कलेक्ट हुआ है उसने क्रेडिट ही करना है ना, उसी को भी हम प्लस करेंगे, ठीक है, इसको भी प्लस कर लो ना। हाँ, यस। पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, पेमेंट मेड बाय द बैंक, यानी कि यह क्या है, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, ऑन आर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ये तो आपको मालूम है कि आजकल पेटीएम से बिल उतार रहे हैं, ठीक है, सपोज करो पेटीएम में एक ऐसी ऑप्शन है ऑटोमेटिक पेमेंट, कि जब भी मेरी ड्यू कोई नजर आए ना ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाए, मुझे याद नहीं रहता, ऐसे हर एक की होती है, LIC की, स्कूल की फीस, हम रिमाइंडर बैंक के साथ ऐसी ऑप्शन ले सकते हैं।
ये फैसिलिटी ले सकते हैं, ये फैसिलिटी ले सकते हैं बैंक से कि मेरी ऑटोमेटिक पेमेंट ड्यू डेट को हो जाए बिना मुझे बताए। यानी कि क्या है, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। हमारे बैंक ने हमारी ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से, क्योंकि हमने पहले बताया होगा, हमारे एग्रीमेंट हुआ कि हमारी बताई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से बैंक ने पेमेंट कर दी। अगर बैंक ने पेमेंट होगी पासबुक नीचे चलेगी और अभी कैश बुक को भी नीचे करना पड़ेगा, यानी कि कैश बुक में माइनस करना पड़ेगा। इट्स क्लियर। नाउ 7th, बैंक चार्जेस मैंने करवा दिए हैं। आगे देखो, अंडर कास्टिंग। अंडर कास्टिंग द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक कैश बुक। ये देखो, अंडर कास्टिंग होती क्या है? कास्टिंग क्या होती है? कास्टिंग होता है टोटलिंग करना। हमारी ये डेबिट साइड है कैश बुक की, ध्यान से देखना। हमारी जो डेबिट साइड है कैश बुक की वो कम होगा। ध्यान से देखो, पहले हमारी जो कैश बुक की डेबिट साइड है ना, वो हमारी रिसीव्ड साइड होती है। हमेशा डेबिट साइड के कम होने से कैश बुक कम होती है डेबिट साइड के, और रिसीव्ड साइड या डेबिट साइड के ज्यादा होने से हमारी कैश बुक का बैलेंस बढ़ता है। ठीक है, हमारी रिसीव्ड साइड जितनी ज्यादा होगी हमारा कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट साइड में उतना ही ज्यादा आएगा। हमारी रिसीव्ड साइड में जितना बैलेंस कम होगा उतनी ही हमारी कैश बुक का बैलेंस कम होगा। इसमें बोला है कि उसने गलती से हमारी अंडर कास्टिंग की, हमारी कैश बुक में टोटलिंग की गलती हो गई है और कास्टिंग नीचे चली गई है। यानी कि हमारी कैश बुक की कास्टिंग नीचे चली गई है और पासबुक को मैच करने के लिए इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए इसको प्लस करना पड़ेगा। बैंक चार्जेस। ठीक है, आगे क्या है? ओवर कास्टिंग द क्रेडिट साइड। मतलब ज्यादा ही बढ़ गई है। ओवर कास्टिंग द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड देखो, डेबिट नहीं बोले, यहाँ पर क्रेडिट बोल रहा है। क्रेडिट बोल रहा है, ये देखो, क्रेडिट साइड के बढ़ने से उल्ट इफेक्ट होता है। क्रेडिट साइड बढ़ने से मैंने क्या बोला कि अगर डेबिट साइड बढ़े ना तो बैलेंस बढ़ता है, अगर डेबिट साइड कम हो तो बैलेंस कम होता है। अगर क्रेडिट साइड हमारी बढ़ गई है ना, तो वो अगर क्रेडिट साइड हमारी बढ़ गई है तो हमारी कैश बुक का बैलेंस डाउन चले जाता है। अगर क्रेडिट साइड बढ़ जाती है ना तो हमारा कैश बुक का बैलेंस डाउन चले जाएगा। कैश बुक का बैलेंस डाउन चलेगा। पता लगा कैसे? जैसे ये देखो ना, आप कैश बुक बनाते हो, ये हमारी कैश बुक है, ये कैश बुक है। यहाँ पर रिसीव डालते हो, यहाँ पर पेमेंट डालते हो। मान लो कि यहाँ पर 1000 रुपया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, 1000 में से 700 माइनस करते हैं और 300 हमारा बैलेंस आ जाता है और ये हमारा बैलेंस का एड ऑन होता है। ठीक है, इसने क्या बोला कि इसकी क्रेडिट साइड ना ओवरकास्ट है। ओवरकास्ट का मतलब है कि ये वाली साइड ओवरकास्ट, यानी कि ये वाला वो कह रहा है यहाँ पर 700 नहीं आना, यहाँ पर 600 आना था, 600 आना था। ओवरकास्टिंग हुई यहाँ पर, यानी कि 400 आ गया बैलेंस। ठीक है, यानी कि अगर हमारी गलती से क्रेडिट साइड ओवरकास्ट होती है ना तो उनका उल्ट इफेक्ट होता है। होती ओवरकास्ट है पर बैलेंस डाउन जाता है। ठीक है, उल्ट इफेक्ट देखना है। अगर डेबिट साइड है हमारी बढ़ेगी तो बैलेंस बढ़ेगा, डेबिट साइड कम होगी तो बैलेंस घटेगा। और अगर क्रेडिट साइड में कम होगा तो बैलेंस बढ़ेगा, अगर डेबिट साइड में ओवरकास्ट होगा तो बैलेंस कम होगा। क्लियर है? उल्ट जानना है। और इसमें क्या है, ओवरकास्टिंग से हमारी कैश बुक का बैलेंस डाउन चला गया है। डाउन चला गया, इसको प्लस करना पड़ेगा, इसके प्लस वाली साइड में एंट्री डालनी पड़ेगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है? wrong debit made by the bank to the firm। wrong debit made by bank। डेबिट का मतलब है क्या है? बैंक ने डेबिट किया मतलब माइनस किया। बैंक ने डेबिट किया यानी कि माइनस किया। हमारी पासबुक डाउन चली गई है, हमें भी मजबूरन डाउन जाना पड़ेगा, हमें भी माइनस करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये वाला बैलेंस माइनस वाली साइड लिखेंगे। ठीक है, लास्ट, चेक सेंड टू द बैंक for collection but dishonor and no intimation regarding this received by the bank। यानी कि चेक हमें सेंड कर किया कलेक्शन के लिए, वो चेक डिसऑनर हो गया, वो चेक डिसऑनर हो गया। अगर कोई भी चेक डिसऑनर हो गया ना, वो हमेशा पासबुक वाले में हमेशा बैलेंस निकाल लेते हैं।
ठीक है, यानी बैलेंस नहीं प्लस कर लेते। हमने क्या है, हमेशा चेक की जो डिसऑनर की एंट्री है हमेशा माइनस की तरफ डालनी है। अगर पासबुक कम हो गई है तो हमने भी पासबुक से कैश बुक को ही माइनस ही करना होता है। क्लियर है? ये हमारा सारा का सारा चैप्टर इसी 10 से 11 एंट्रीज के बीच में होना है। सारे का सारा चैप्टर इसी 10 से 11। सिर्फ आपको ये समझ होनी कि हमने स्टेटमेंट को कैसे रियलाइज करना है। लिखना यही है, लिखना यही है। ये आपको पता होना चाहिए कि वर्डिंग कैसे स्टेटमेंट में दी है और ये वर्डिंग किसके साथ मैच करती है, और वही लाइन मैंने लिखनी है। चेक इशूड but not presented for payment, check disposed but not yet cleared, interest credited by bank but not recorded in the cash book, bank debited the bank charge debited in the passbook but not recorded in the cash book, direct payment by the debtor into the bank but not recorded, direct payment by the bank on our behalf, undercasting of debit side, undercasting of credit side, overcasting of debit side, overcasting of credit side, and wrong debit given by the bank and any other errors। कोई भी एरर हम भी कर सकते हैं, उसके अलावा बैंक भी कर सकता है। ऐसे हमने इसके प्रॉपर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। ये जस्ट इंट्रो था, इसके आगे हम सम करेंगे। ठीक है, अब वो लेक्चर हम कल लगाएंगे। ओके बाय, सी यू।